हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 जुलाई 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आई बटन पर उसके लिंक दे देंगे। गाइस देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो दे पाएँ। और आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये नैतिक पटेल जी जो कि भोपाल से हैं, अनूप राजपूत जी जो कि हरियाणा से हैं। इन दोनों ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन बताए, यहाँ तक कि इन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें बता दिए जो आपकी एग्जाम में आज पूछे गए हैं। जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने 8वीं 9वीं सदी में की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा। पाल साम्राज्य के दौरान विक्रमशिला भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक हुआ करता था, और यह महान पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा 8वीं 9वीं सदी के दौरान स्थापित किया गया था। यह बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचिक गांव में स्थित है। इसका निर्माण नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुआ था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। तो इस तरह से 8वीं 9वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। ये बिहार के भागलपुर जिले के अंचितिक गांव में स्थित है, याद रखिएगा, अंतिचिक गांव में स्थित है। और ये भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध ये था। विक्रमशिला भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक था। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में ये नष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, शोभ मंडल समताप मंडल को कौन अलग करता है? तो इन दोनों को अलग करता है शोभ सीमा, इसको कहा जाता है। ट्रोपोपोज नाम की एक सीमा रेखा है, ये अलग करती है इसको, इन दोनों को। शोभ मंडल और समताप मंडल को ट्रोपोज नाम की एक सीमा रेखा अलग करती है। यह सीमा रेखा पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और इसका तापमान करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्षेत्र में तापमान स्थिर रहता है, और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच इस क्षेत्र को शोभ सीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से रिलेटेड है? सही जवाब हो जाएगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से संबंध इनका सिद्धार्थ चौधरी का। भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी ने शानदार प्रदर्शन कर एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। उन्होंने 19.52 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान ये करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 5 आपका हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट। अनुच्छेद 5 ये संविधान में नागरिकता से संबंधित है। इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत के क्षेत्र में है, और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा, ये भारत के नागरिक होंगे। इस बारे में बात की गई है, जो तीनों आपको फैक्ट बताए। परमाणु क्रमांक का नामकरण किसने किया? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने साल 1913 में एक्सरे ट्यूब की मदद से प्रयोग करके यह साबित किया था कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z उसके परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा मौलिक विशेषता है। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया और आवर्त सारणी का आधुनिक रूप भी दिया। उनकी आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। मोसले के मुताबिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। इस वजह से मेंडलीव के आवर्त नियम में बदलाव किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर के तौर पर परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल किया जाने लगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया एक फेस्टिवल से था जो ऑप्शन में इंडिया उसमें नहीं दिया रखा था। इस तरह का फेस्टिवल होगा कोई सा, देख लीजिएगा कौन सा आपका आया था। एक्सरे की खोज किसने की? तो विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन के द्वारा की गई एक्सरे की खोज। एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। वे विभिन्न तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियों पर तरंगों या कणों में संचरित होते हैं। तरंगदैर्घ्य की इस विस्तृत श्रृंखला को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप से जाना जाता है। अधिकांश एक्सरे की तरंगदैर्घ्य 0.1 से 10 नैनोमीटर तक होती है और ईएम स्पेक्ट्रम को आमतौर पर घटती तरंगदैर्घ्य और बढ़ती ऊर्जा आवृत्ति के क्रम में 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायरलेस से रिलेटेड, क्लियर है। नेक्स्ट है 1913 में हेनरी मोसले ने दर्शाया कि किसी तत्व की डैश उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो परमाणु संख्या याद रखिएगा, हेनरी मोसले ने दर्शाया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम कहता है किसी तत्व के गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, क्लियर है। और यूरेनियम मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था। उनकी आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की और उन्होंने 1869 में विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोहम्मद इकबाल जो है ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक है। अब तक यह भारत के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में से एक माना जाता है। मार्चिंग बैंडों के बीच एक पसंदीदा है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष समानता में विश्वास किया और जोर देकर कहा कि समाज के सभी वर्गों को न्याय दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ोसी देश का त्योहार पूछा था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। जनगणना से क्वेश्चन बना, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है कौन सा मैच बीसीसीआई नहीं कराती है? तो गाइस बीसीसीआई जो मैच कराती है वो आपको बताइए कौन सा मैच होते हैं। स्थानीय लेवल के जो मैच होते हैं या फिर निचले लेवल के जो मैच होते हैं, ज़्यादा ही निचले लेवल के, उनको जो है बीसीसीआई रेगुलेट नहीं करता है ना। तो याद रखिएगा, इसी तरह से कोई ऑप्शन में आपको मिला होगा। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी बता दें अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले। देखिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारत में क्रिकेट जो है कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की संचालन संस्था है और युवा मामले और खेल भारत सरकार के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ये आता है बीसीसीआई, क्लियर है। ये जो है एक स्वायत्त संगठन है और भारत के राष्ट्रीय खेल महासंघ के अंतर्गत नहीं आता है। बोर्ड का गठन दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। बीसीसीआई एक स्वायत्त निकाय है, क्लियर है। भारत के खेल मंत्रालय के किसी भी अनुदान या फंडिंग की समीक्षा ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 4% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने प्रमोशन में बेरोजगारी वाले दिव्यांग विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% कोटा लागू किया है। यह आरक्षण उन केडरों के लिए लागू होगा जहां सीधी सेवा के माध्यम से भर्ती कम से कम 75% से कम हो। राज्य मंत्रिपरिषद ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार गैर शिक्षण स्टाफ को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय भी लिया है और बकाया राशि का भुगतान अगले 5 वर्षों तक हर साल 1 जुलाई को 5 किस्तों में किया जाएगा। सरकार ने दिसंबर 2022 में दिव्यांग विभाग स्थापित किया था जो विभिन्न अंग विकलांग लोगों के हित कल्याण की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिससे महाराष्ट्र देश में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम से कौन संबंधित है? तो पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंगटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सभी जो है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इनको आप जरूर से याद रखिएगा, इन्हीं में से ऑप्शन आपको मिला होगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू की गई इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है जंतु ऊतक से, और एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, बाकी जो टिश्यूज ऊतक है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं।
ऊतक जो होते हैं किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो या वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांश ऊतकों का जो आकार और आकृति होती है ये एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार और आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। हिमालय की चोटी का नाम दे रखा था, पूछा था किस राज्य में है। तो देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया था कि हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन होगा, हो सकता है यही क्वेश्चन हो। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है 28,169 फीट है, जिसको 8,586 मीटर बोला जाता है। यह सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय का जो दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। कंचनजंगा मासिफ एक विशाल क्रॉस के रूप में है, जिसकी भुजाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तक फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी का नाम दिया था, पूछा था किस खेल से रिलेटेड है। उसने 2023 में एथलेटिक्स को इससे जीता था। इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये इस तरह का हिंट दे रखा है। अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो आप बता सकते हैं क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया या तैयार किया गया। तो ये किया गया 1948 में। जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम संख्या 37 1994 में संशोधित किया गया था। यह अधिनियम जनगणना के संबंध में निश्चित मामलों का उपबंध करने के लिए है, जबकि यह समीचीन है कि जब भी आवश्यक या वांछनीय हो भारत में या उनके किसी भाग में जनगणना कराने का प्रावधान किया जाए। ऐसी जनगणना करने के संबंध में कुछ मामलों की व्यवस्था की जाए। करंट से 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं और इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चंस बने हैं। इस तरीके से ये जीके का पूरा फॉर्मेट है, जो कि हमने आपको पूरा बताया। जितने भी क्वेश्चंस मिले सारे आपको बता दिए। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन, आइडम से आपका 2 क्वेश्चन बना है, फिलर से 1 क्वेश्चन है, सेंटेंस से 3 क्वेश्चन है, नरेशन से 1 क्वेश्चन है, एंटोनियम सिनोनियम से 5 क्वेश्चन है आपके, स्पोर्टिंग एरर से 3 क्वेश्चन पूछे गए, स्पेलिंग से 2 है, वॉइस से 2 है, PQRS से 1 है, वन वर्ड से 1 है, SICI से 1 है आपका, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है आपका, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन है, 2D 3D से 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 2 है, लाभानी से क्वेश्चन नहीं था, समय कार्य से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1, औसत चाल दूरी से 1 से 2, DI से 3 क्वेश्चन पूछा गया, पाई चार्ट से 1 नहीं, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। LCM SCF से 1 क्वेश्चन बना है, बोर्डमास से 1 बनाए, ज्योमेट्री से 3 से 4 बने हैं, प्रायिकता से 1 बनाए, शंकु से 1 बनाए, सर्कल से 1 बनाए, आयु आया था नहीं, अनुपात से 1 बनाए, विभाजित वाले भी 1 आपका बनाए। गाइस ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं इन पर अच्छी खासी कमांड करके रखिएगा, क्योंकि लगातार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 है, सिमिलर सेट से आपका 2 है, नंबर सीरीज से 2 है, ब्लड रिलेशन से 1 है, रिपीटेड सीरीज से 1 है, अल्फाबेट सीरीज से भी 1 पूछा गया, 5 से 2 है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 है, सिलोस से 1 है, क्लासिफिकेशन से 1 है, कैलेंडर से 1 है, मिसिंग नंबर से 1 आपका, और मिरर इमेज से 2 है। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मेट देखेगा इस, तो चारों सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस बने हैं ये बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको हमने विद प्रूफ बताया, आज की चारों शिफ्टों का हमने जो एनालिसिस वीडियो है ये आपको दे दिया है। अब यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा। गाइस अगर आप चाहते हैं कि जीके का आपको चारों शिफ्टों का एक ही वीडियो मिल जाए, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन करें हम 25 क्वेश्चंस के हिसाब से, चारों शिफ्ट 100 ही होंगे, तो 100 क्वेश्चंस कवर करें, तो उसके लिए आप हमारे एग्जाम टाउन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जल्द ही नया वीडियो आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही आएगा तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जल्द से जल्द आने वाला है, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।